द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी कहानी सैलाब। सर गरूर बुलंद करके साहिल ने समुद्र से कहा, मेरी शान ही से तेरी शान है। समुद्र ने पुरशोर कह कहा लगाया और किनारे को बहा दिया। पंडित राधे श्याम एक रुज्जत पसंद अखबार के एडिटर और मालिक थे। उनका जमीर इस पंजमुर्दा चिंगारी की तरह था जो खुशामद और चापलूसी की मनोराग के नीचे दब गई हो। कौमी तहरीक से वो दूर भागते थे। तरक्की पसंद अंजुमनों की कमजोरियों को बेनकाब करके उन्हें कोसना उनका रोज का मामूल था और उनकी इस खिदमत के इवज उन्हें सरकारी इश्तिहार मिलते थे। अगरचे उनके अखबार की इशात चंद हौसला अफजाना थी। उस वक्त जब सूबा भर के अखबारात कौमी तहरीक की हिमायत कर रहे थे, नौजवानों की कुर्बानियों पर उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, नमक के कानून को तोड़ने की तलकीन करते हुए उसके पर्दे में वो देर से सोई हुई कौमी तहरीक की बेदारी के ख्वाब देख रहे थे। उनके दिन रात तहरीक की मुखालिफत करने में सर्फ हो रहे थे। वे तहरीक के खिलाफ लिखते थे, उसके मुहर्रिकों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, कौम की ताकत और वक्त एक निहायत फजूल और बेमानी तहरीक के लिए सर्फ किए जा रहे हैं। मुल्क में 20 किस्म के टैक्स वसूल किए जाते हैं। नमक का टैक्स कोई बड़ा भारी भरकम टैक्स नहीं। अगर उसे मनसूख भी कर दिया गया तो इससे कोई खास फायदा नहीं पहुंचेगा। 60,000, सिर्फ 60,000, हालांकि लाखों रुपया ऐशो इशरत में सर्फ हो रहा है। लेकिन जब उन्हें कोई बताता कि नमक के टैक्स का बार मुफलिस लोगों पर ज्यादा पड़ता है और गरीबों के लिए 60,000 रुपया 60 लाख के बराबर है, तो वे एक फीकी हंसी हंसकर बेजारी से सर हिला देते। वो सिर्फ नमक की तहरीक के खिलाफ हो, यह बात ना थी। वो हर तरक्की पसंद तहरीक के खिलाफ थे। वो उन कदामत पसंद लोगों में से थे जो ब्रिटिश राज को हिंदुस्तान के लिए रहमत तसव्वुर करते हैं और सोचा करते हैं कि अगर ये राज ना रहा तो फिर हिंदुस्तान में फिर अबतरी का दौर दौरा हो जाएगा। सूबा भर के अखबार और रिसाले उनका मजाक उड़ाया करते। अपने गपशप के कॉलमों में उस पर फब्तियां कसा करते। अंग्रेजी दानों में वो यस मैन और उर्दू वाले में जी हजूरिये के नाम से मशहूर थे। लेकिन उन्हें इस बात की शर्म न थी, बल्कि सरकार की खुशनुदी हासिल करने में, इश्तिहारात लेने में उनके हम असरों के दिए हुए यही खताबात उनके काम आते थे। और सितम जरीफी यह कि उनके अखबार का नाम रहबर था। कांग्रेस की तरफ से शहर में नमक के कानून को तोड़ने का ऐलान कर दिया गया था। एक अजीब मुशान जुलूस की तैयारियां हो रही थी। प्रोग्राम मुरत्तिब हो चुका था। इतवार का दिन था और अखबारों में चूंकि छुट्टी थी, इसलिए हर अखबार ने अपने जमीमे ही निकालने का इंतजाम कर रखा था और लोग बड़ी बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे ताकि सही प्रोग्राम से रुशनास हो सके। कमला भी घर के कामकाज से फारिग होकर अखबार की मुतंजिर थी। वो पंडित राधे श्याम की आज़ाद ख्याल बीवी थी। वो उसे हमेशा रहबर ही पढ़ने के लिए दिया करते थे। वो दफ्तर में चाहे कितने अखबार मंगाए, लेकिन घर में उनमें से एक को भी ना जाने देते। और कमला हमेशा चाहा करती थी कि वो तस्वीर का दूसरा रुख भी देखे। अपनी सहेलियों से वो जो सुनती थी, अगरचे उसका एक लफ्ज भी अपने खावन के सामने जबान से ना निकलने देती, लेकिन वो चाहती थी कि उसके खावंद ये सब चापलूसी छोड़ दे। खुशामद की सारी से खुददारी की आधी भली, लेकिन अपने खावंद के मुंह पर उसने कभी कुछ ना कहा था। चपरासी आकर रहबर का जमीमा फेंक गया। इस 2 वर्ग के अखबार में भी उन्होंने इस तहरीक के खिलाफ एक छोटा सा लीड लिख रखा था। रंज और गुस्से के मारे कमला ने अखबार के पुर्जे पुर्जे कर दिए और उन्हें कोने में फेंक कर कोच में धंस गई। तभी उसके ख्वाविंद रहबर के कदामत पसंद एडिटर श्री राधे श्याम कमरे में दाखिल हुए। फटे हुए अखबार के पुर्जों को देखकर उन्होंने जरा तीखे लहजे में कहा, ये क्या बेहुदगी है। कमला चुप कोच पर बैठी थी। उन्होंने फिर गरज कर कहा, ये क्या बेहुदगी है। कमला अब के भी चुप रही।
उसने सिर्फ एक बार अपने ख्वाबिंद की तरफ आंख उठाकर देखा। बरसी पड़ने को तैयार बादल की तरह उसकी आंखें भरी हुई थी। राधेश्याम आहिस्ता से उसके पास कोच पर बैठ गई। उन्होंने कहा, देख कमला, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ये सब झगड़ा बिल्कुल नापसंद है। बाहर ही मेरी कम मुखालिफत नहीं होती, जो घर में इसकी जरूरत बाकी रह जाए। आप मुखालिफत की वजह क्यों पैदा करते हैं? पंडित राधेश्याम ने फिर जोश में कहा, मैं हर फुजूल तहरीक की तकलीद नहीं कर सकता। मैं आम लोगों की तरह दिमाग से आ रही हूँ कि जो कोई कहे उसे मानकर अंधा खुद उसकी तकलीद करूँ। ना मैं बेकार हूँ कि कुछ करते रहने के लिए हर तहरीक का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ, और ना मुझे शोहरत की तमन्ना है कि आवाम को गलत रास्ते पर लगाकर अपनी लीडरी कायम रखूँ। कमला ने चीख कर कहा, आप देश का कुछ फ़ायदा नहीं कर सकते तो देशभक्तों को गालियां तो ना दें। अपनी खुदगर्जी को छुपाने के लिए कोई दूसरा बहाना आपके पास नहीं है क्या? और साड़ी के दामन में मुंह छुपाकर वो रोने लगी। राधेश्याम हंसे। खुदगर्जी, जेरे लब उन्होंने कहा और फिर बोले, सादा लोह अवाम को छोड़कर कौन गरजमंद नहीं, सब अपनी गरज के लिए तहरीकों का फायदा उठाते हैं। किसी को इज्जत की तमन्ना है, किसी को शोहरत की, किसी को काम की ख्वाहिश है, किसी को नाम की। मुझे उनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं। फिर मैं क्यों मुफ्त में आवाम को धोखा दूं? जो मुनासिब समझता हूं लिखता हूं। कमला अब कुछ भी ना कहना चाहती थी, लेकिन रुक ना सकी। उसने कहा, यूं क्यों नहीं कहते कि ऐशो आराम आपको इतना प्यारा है। ये बड़े बड़े कमरे, ये कुर्सियां मेज, ये काउच, ये कीमती कपड़े और ये सब ऐशो आराम के सामान आपको इतने अजीज हैं कि इसकी खातिर आप अपने जमीर को फरोख्त कर सकते हैं। तो क्या मैं अकेला ही इन सब का इस्तेमाल करता हूँ? क्या तुम्हारे आराम के लिए मैं ये सब नहीं करता? उन्होंने गरज कर कहा। मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं। और वो उठकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ लम्हा तक मबहूत से राधेश्याम वहीं बैठे रहे। फिर वो हंसे और जैरे लब उन्होंने कहा, बेवकूफ। और फिर औरत। और बेचारी से सर हिलाकर वो उठे और बाहर चले गए। कानून नमक को तोड़ दो, कानून नमक को तोड़ दो, कानून नमक को तोड़ दो। और फिर लंगोटी वाले की जय और वंदे मातरम। पंडित राधेश्याम बाजार के एक कोने में खड़े जुलूस देख रहे थे। जूझू जुलूस गुजरता जाता, लोग दुकानों से उठकर काम छोड़कर उसके साथ शामिल होते जाते। मर्दों औरतों का एक बेपनाह हुजूम था। एक समुंदर था कि बहता बहाता चला जा रहा था। सबसे आगे बाल भारत सभा के लड़के थे, मासूमियत के नन्हे अवतार, छोटे छोटे झंडे लिए। कानून नमक को तोड़ दो के नारे लगाते जा रहे थे। उनके चेहरे जोश की वजह से सुर्ख हो रहे थे और उन पर एक जलाल बरस रहा था। थकावट की उन्हें परवाह न थी, धूल की या धूप की उन्हें फिक्र ना थी। बस एक ही धुन थी कि जब उनका नायक ऊंची आवाज में कहे, कानून नमक, तो वो उछलकर झंडियां हिलाकर उससे भी ऊंची आवाज में नारा लगाए, तोड़ दो। वहीं खड़े खड़े राधेश्याम ने महसूस किया जैसे उनका भी दिल एक मासूम बच्चे के कालिब में चला गया है और वो उन बच्चों के साथ इस अफसानी समुद्र में लहरों सा बहा जा रहा है। तभी वो चौंक पड़े। एक टोली के आगे आगे एक शख्स बेतरह उछल रहा था। चेहरा जोश में सुर्ख था। सर के बालों की, कमीज के गिरेबान या आस्तीनों की उसे कुछ भी चिंता ना थी। जुनूनियों की तरह वो उछलकर और बार बार वो सामने खला में इशारे करके कहता था, ओह की आया, ओह की आया। और सारी की सारी टोली चिल्ला उठती, इनकलाब। और ये शख्स शहर का मशहूर वकील था, MA LLB। पंडित जी के सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो दूर तक उसे देखते रहे, उछल उछल कर यही नारा लगाते देखते रहे। जब वो चौके तो फिजा में लेडी वॉलंटियरों का गीत गूंज रहा था और बाजारों की छतों पर बैठी हुई औरतें
उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर गाने लगी थी। असी छीन लवांगे, असी छीन लवांगे, कानून नमक नू तोड़ के असी चीन लवांगे। पंडित जी की आंखें खुली की खुली रह गई। सबसे आगे आगे हाथ में कौमी झंडा उठाए कमला, उनकी अपनी बीवी, गा रही थी असी छीन लवांगे, और सब उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर गा रही थी कानून नमक नू तोड़ के, कानून नमक नू तोड़ के। ख्वातीन का जुलूस गुजर गया। उसके बाद शहर के सरकर्दा लीडर नमक बनाने का सामान उठाए चले आ रहे थे। छतों से और दुकानों से उन पर फूलों की बारिश हो रही थी। उनके चेहरे मामूल से दुगने मालूम होते थे और उनके बाद हजारों का हुजूम जैसे बहता हुआ चला आ रहा था। पंडित जी अपनी जगह से उतरे और हुजूम में शामिल हो गए। तभी किसी ने जोर से नारा लगाया, कानून नमक को, सब बोलें, तोड़ दो। हुजूम की इस आवाज़ में पंडित राधे श्याम की आवाज़ भी शामिल थी, लेकिन ये आवाज़ मुख्तलिफ नहीं थी। अपने भाइयों की आवाज़ से हम आहंग एक आवाज़। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।